जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को जो YouTube चैनल है मेरा, जिसका नाम है नीतीश पाठशाला, इस पर आप लोगों को स्वागत है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 चल रहा है। देखिए, जो क्लास 10th का जो फिजिक्स है, क्लास 10th का जो फिजिक्स है, उसका चैप्टर का नाम है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ये जो प्रकाश का परावर्तन है, इससे पहले इसका लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 भी हो चुका है। आज इसका लेक्चर 3 होने जा रहा है। आप जिस बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है, लेक्चर 2 नहीं देखा है, वो जाके देख लीजिएगा। इसके बाद आप लेक्चर 3 देखिएगा, ठीक है। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन में का लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। लेक्चर 3 है। इससे पहले के क्लास में हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इससे रिलेटेड सारे बात समझा चुके हैं। इसके बाद भी हम आप लोगों को दर्पण से संबंधित बात अभी नहीं बताए हैं। आज जो क्लास होगा वो दर्पण रिलेटेड होगा। इससे पहले प्रतिबिंब रिलेटेड क्लास भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो समझिए, आप देखिए कि दर्पण ये जो दर्पण है, दर्पण क्या है? जो दर्पण होता है, आपने देखा होगा कि अपने घरों में, अपने ऑफिस में और अपने गाड़ियों में ये दर्पण लगा होता है, ठीक है। तो वही दर्पण के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। देखिए, ये दर्पण क्या होता है, ठीक है। अब समझिए, समझो कि घर में कुछ इस प्रकार दर्पण लगा होता है। इस प्रकार दर्पण लगा होता है, ये जिसमें हम अपना फेस को देखते हैं, जिसमें क्या करते हैं, अपना फेस को देखते हैं। तो ऐसा ही फेस इसमें दिखाई देता है। यही दर्पण है, ठीक है। और ये दर्पण हमेशा कहीं आप गाड़ी में लगा देखे होगा, कभी गाड़ी में लगा होता है, कभी घर में लगा होता है, तो कभी ऑफिस में लगा होता है। ये सारी जगह क्या होता है, ये दर्पण लगा होता है। आज इसी दर्पण के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। आप समझिए कि दर्पण, आपसे पूछे कि दर्पण क्या है। तो देखिए, दर्पण क्या है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दर्पण किसे कहते हैं, तो समझिए कि ये कोई दर्पण ले लिए, ये कौन सा दर्पण है, ये कोई दर्पण ले लिए, ये कोई दर्पण ले लिए। और इसका जो परावर्तक सतह है ना, परावर्तक सतह, ये क्या है, देखो ये क्या है, चिकना है। और क्या है, चमकीला है। ये जो दर्पण लिए है ना, इस दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो चिकना है और चमकीला है। और जब इस परावर्तक सतह पर जब प्रकाश के किरण पड़ता है ना, तो ये प्रकाश के नियम का पालन करते हुए इससे प्रकाश क्या होता है, परावर्तन हो जाता है, ठीक है। तो यही परिभाषा हम लिखेंगे दर्पण का। क्या फिर पूछे कि दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा परावर्तक सतह जो चिकना और चमकीली हो और जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करे, और उसका जो ये एक भाग है ना, वो क्या हो, अवश्य रंगा हो, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये जो दर्पण होता है ना, इसका जो पीछे का जो भाग होता है, आपने देखा होगा घर ऑफिस में, इसका पीछे का भाग होता है वो रंगा होता है। और उसका जो ये परावर्तक सतह है ना, वो क्या होता है, वो चिकना और चमकीला होता है। और जब इसमें प्रकाश पड़ता है ना, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम के पालन करते हुए क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तब से दर्पण का परिभाषा पूछेगा तो वैसा चिकना और चमकीला परावर्तक सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करे, और इसका जो एक भाग है रंगा हो, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं।
यानी कि दर्पण समझ में आया। अगर कोई दर्पण लेते हैं ना, अगर कोई घर में भी कोई दर्पण लेते हैं तो उस दर्पण को आपने देखा होगा कि पीछे का जो भाग होता है ना वो रंगा होता है, रंगा होता है। ये जो परावर्तक सतह ऊपर से जो सतह जो होता है जिसपे अपना फेस देखते हैं ना तो एकदम चिकना और चमकीला होता है। और जैसे ही इसे प्रकाश से प्रवर्तित, जैसे ही इसे प्रकाश पड़ेगा, जैसे ही इसे प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश यहाँ से क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। तो ये जो, तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जिसका एक भाग अवश्य रंगा हो और जिसपे प्रकाश पड़ने पर वह प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करे, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, आप समझिए कि जो दर्पण जो होता है ना वो कितने प्रकार के होता है। ये जो दर्पण जो होता है ना, ये दर्पण 3 प्रकार का होता है। आप लोगों को 3 प्रकार का दर्पण नहीं पढ़ना है, आप लोगों को 2 ही प्रकार का दर्पण पढ़ना है। लेकिन आप लोगों को जो दर्पण है ना होता है कितने प्रकार के, 3 प्रकार का होता है। देखिए, एक दर्पण होता है आपको समतल दर्पण, समतल दर्पण। एक दर्पण होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। एक दर्पण होता है परवलय, परवलय दर्पण। ठीक है, तो आप लोगों को जो 10th में पढ़ना है उस 10th में सिर्फ पढ़ना है इस समतल दर्पण के बारे में और इस गोलीय दर्पण के बारे में। लेकिन आपको परवलय दर्पण के बारे में आपको 10th में नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम परवलय दर्पण आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। अब समझिए कि जो समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, समतल दर्पण किसे कहते हैं, समझिए यहाँ पे कोई हम दर्पण लेते हैं, यहाँ पे कोई हम दर्पण लेते हैं और इस दर्पण का नियम है कि इसका एक भाग क्या हो, अवश्य रंगा हो। ये क्या हो गया, आपका दर्पण हो गया। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि समतल दर्पण वैसा दर्पण है। देखिए, समतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसका जो परावर्तक सतह है, ये जो परावर्तक सतह है ना वो क्या है, चिकना और चमकीला है। ठीक है, तो समतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसका ये जो परावर्तक सतह है वो क्या है, चिकना और क्या है, चमकीला है। तो उसे ही क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अगर आपको समतल दर्पण का परिभाषा पूछे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो समतल दर्पण वह वैसा दर्पण है जिसका प्रवर्तक सतह क्या है, चिकना और चमकीला हो, उसे क्या हो कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो प्रवर्तक सतह है क्या है, एकदम चिकना है, क्या है, चिकना है और क्या है, चमकीला है। ठीक है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकना और चमकीला हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। तो आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण का परिभाषा लिखिए, समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका लिखिए। तो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकना और क्या हो, चमकीला हो, उसे क्या कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा समतल दर्पण किसे कहते हैं उसका। अब समझिए कि जब इस समतल दर्पण पर प्रकाश से किरण परावर्तन होता है तो वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। आज आप लोगों का टॉपिक है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण। ठीक है, अगर हम समतल दर्पण पर कोई प्रकाश से किरण आता है तो परावर्तन के बाद उसका क्या रूल नियम होता है वो समझिए। तो क्या टॉपिक है, समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। देखिए, समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, समझिए यहाँ पे कोई समतल दर्पण है, ये क्या है, कोई समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश से किरण आया, ये प्रकाश से किरण आ रहा है, जो प्रकाश से किरण आता है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, जब समतल दर्पण पर प्रकाश से किरण जिस रास्ते से आता है और इस दर्पण से टकराने के बाद पुनः इसी पाथ पे क्या होता है, वापस हो जाता है। तो ये जब इस पे आया और इस पे टकराया तो इसी रास्ते पे वापस हो गया, जिसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है,
तो अब बताइए, इस समतल दर्पण पर जो प्रकाश का किरण था, जो आपतित किरण भी वही है, उसी पाथ पे है, और परावर्तित किरण भी वही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ के जो आपतन कोण होगा, आपतन कोण होगा, आपतन कोण I बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण, क्योंकि आपतन कोण, जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, परावर्तन कोण होगा। यानी कि आप समझिए कि आपतन कोण जितने, जिस पाथ से आया, जिस पाथ से प्रकाश आया, उसी पाथ से जब प्रकाश का परावर्तन हो गया, तो जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होगा, बराबर होगा। और परावर्तन कोण का मान कितना होगा, परावर्तन कोण R का मान कितना होगा, 0 होगा। यही है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समतल दर्पण पे आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो समतल दर्पण में पड़ने वाले प्रकाश की वह किरण जिस परावर्तन के बाद उसी पाथ पे लौट जाती है, जिस पाथ से वो आया रहता है, इसी के प्रकाश समतल दर्पण पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आप लिखिएगा कि समतल दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, वापस क्या करती है, लौट जाती है। तो यही होता है कि समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश परावर्तन होता है, तो वह जिस पाथ से आया रहता है, उसी पाथ पर क्या होता है, लौट जाता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब समतल दर्पण पर जिस रास्ते से प्रकाश आया उसी रास्ते पर प्रकाश वापस हो गया, तो आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, और परावर्तन कोण R का मान कितना होगा, 0 होगा। यही है आपका प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण पर। अब समझिए कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आप यहाँ हेडिंग दे सकते हैं, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनना। देखिए समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनना, समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अब समझिए कि यहाँ पे एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण होगा, यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया समतल दर्पण, ये हो गया आपका समतल दर्पण। और इस समतल दर्पण पे ना यहाँ एक बिंदु है। ठीक है, इस पर से जब प्रकाश आया, आपतित किरण आया, तो ये आपतित किरण यहाँ पे आया। ठीक है, लेकिन यहाँ से परावर्तन के बाद इसी रास्ते पे क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या लगेगा, यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति को क्या लगेगा कि यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है ना, वो कुछ नीचे इस प्रकार यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ से एक प्रकाश को इधर भेजे, यहाँ से भेजे, ठीक है, तो यहाँ जब कोई भी दर्पण पर, कोई भी समतल दर्पण पर जब प्रकाश तिरछा पड़ता है ना, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करता है और ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ना जो प्रकाश की किरण यहाँ से इधर परावर्तन हुआ है ना, तो ये सोचता है ये क्या, इसका क्या कारण होगा, ये लगता है कि ये इधर से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा। ठीक है, अगर एक बिंदु से प्रकाश निकला, एक 90 डिग्री पे निकला और परावर्तन के बाद उसी पाथ पे मुड़ गया, तो हमको लगा ये जब प्रकाश यहाँ से निकला होगा वो यहाँ गया होगा। जब एक प्रकाश यहाँ से इधर आया और परावर्तन के बाद यहाँ से वापस लौट गया, तो जो वापस लौट रहा प्रकाश का परावर्तन के जो ये किरण है ना, वो लगता है कि कहीं यहाँ से आया होगा। तो यहाँ पे जो बनने वाला जो प्रतिबिंब बी पे है ना, यही जो यहाँ पर बनने वाला यहाँ जो है ना, यहीं पे प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। ठीक है, आप समझिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, इसके क्या विशेषता है। ठीक है,
अब समझिए इसका विशेषताएं, इसका विशेषताएं क्या है। देखो, एक नंबर में जो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है यह क्या है, काल्पनिक है, ठीक है, यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो हम एक में लिख सकते हैं, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, ठीक है, क्या है, आभासी होता है। यानी कि समझिए कि यहाँ पर तो रियल में प्रकाश नहीं आ रहा है, ये आता हुआ प्रतीत होता है, और जहां पे आता हुआ प्रतीत होता है वह चीज क्या होता है, आपका आभासी होता है या काल्पनिक होता है। सेकेंड में समझिए, देखिए आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना, हमेशा सीधा होता है। देखिए जैसा यहाँ पे वस्तु है वैसा ही यहाँ पे क्या है, इसका प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो कहाँ बनता है, समतल दर्पण में यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। देखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, आपका सीधा होता है, ठीक है। 3 नंबर में समझिए, जो प्रतिबिंब सीधा होता है, जो आभासी होता है ना, वो प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार नहीं सकते। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब आभासी होता है, क्या उसको हम पर्दे पे उतार सकते हैं, कभी नहीं उतार सकते। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब, इसे हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तो इस दर्पण में बना प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते, ठीक है। ये आपका 3 चीज समझ में आया। यानी कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी होता है, और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, और जो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है इस दर्पण, तो उसे हम पर्दे पे नहीं उतार सकते, ठीक है। अब समझिए 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या है। अब देखिए कि अगर यहां से यहां जितना वस्तु का हाइट है उतना ही प्रतिबिंब की हाइट है। यानी कहने का अर्थ हुआ, यहाँ पे जो वस्तु होगा, अगर वह वस्तु 10 मीटर का होगा तो उसका प्रतिबिंब भी कितना मीटर का होगा, 10 मीटर में होगा। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होता है, समान होता है। तो हम लिख सकते हैं, समतल दर्पण में वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, बराबर होता है। अब समझिए कि जब इस दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है, तो इससे यही होता है कि अगर कोई वस्तु दर्पण से जितना आगे होगा तो प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होगा, तभी तो हाइट बराबर हुआ। अगर यहाँ से कोई बिंदु जितना आगे होगा, यहाँ से कोई वस्तु जितना आगे होगा और उतना ही पीछे होगा, तभी तो दोनों का हाइट क्या होगा, दोनों का हाइट बराबर होगा। इसमें क्या होता है कि समतल दर्पण में कि वस्तु दर्पण से जितना आगे रहता है, इसका जो प्रतिबिंब है दर्पण से उतना ही क्या होता है, पीछे बनता है। देखिए इस दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना आगे रहता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से
उतना ही पीछे बनता है। ठीक है, यानी कि दर्पण से कोई वस्तु 10 मीटर आगे है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना मीटर दूरी पे होगा, 10 मीटर की ही दूरी पे होगा। तो इतना चीज समझ में आया। अब समझिए इसमें एक और भी 2-3 इसका विशेषताएं हैं। तो इसका 5वां विशेषता हो गया। अब 6ठा विशेषता समझिए कि इसमें जो होता है ना, प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ठीक है, पार्श्विक रूप से क्या बनता है, उल्टा बनता है। देखा होगा कि आप आईना में, प्रतिबिंब में, आईना में आप ये हाथ उठाइएगा तो आपको लगेगा कि ये हाथ क्या उठ रहा है। ठीक है, अब प्रतिबिंब में मतलब दर्पण में देखिएगा ये हाथ उठाते हैं ना, तो हम क्या लगता है कि हम ये हाथ को उठा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। उल्टा बनता है, क्या बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ठीक है, पार्श्विक रूप से क्या बनता है, उल्टा बनता है। अब समझिए कि 6 नंबर हो गया। 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या है, आप समझिए कि अगर आप समतल दर्पण में भी वेग से आते हैं, अगर समतल दर्पण में यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, अगर यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है और यहाँ से कोई वस्तु है, यहाँ से कोई वस्तु है, वो भी वेग से आता है, तो इसका जो प्रतिबिंब जो होगा ना, इसका प्रतिबिंब का जो वेग होगा ना, तो कितना होगा, 2v होगा। समझ में आया। आप समझिए कि यहाँ पे कोई प्रतिबिंब लगा हुआ है और इस प्रतिबिंब में यहाँ पे कोई वस्तु खड़ा है और सोचता है यह जो वस्तु है ना, इसके तेजी से जा रहा है, तेजी से जा रहा है, तो इसका वेग समझो कि वेग जो होगा वो भी होगा, तो इसका प्रतिबिंब का जो वेग होगा, इसका जो प्रतिबिंब का जो वेग होगा क्या होगा, 2v होगा। कहने का अर्थ है अगर यह वस्तु का स्पीड कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा, तो इसका प्रतिबिंब का स्पीड कितना होगा, 2 गुने 10, कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, तो समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब, कोई वस्तु का वेग भी है, तो प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, 2v होगा। तो वही लिख सकते हैं, समतल दर्पण में वस्तु का वेग भी हो तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, 2v होगा। समझ में आया। तो इतना चीज आपको समझ में आ चुका है। अब समझिए कि अगर कोई वस्तु 5 मीटर, अगर कोई वस्तु 10 मीटर का है, ठीक है, तो यह वस्तु जो है, जो कितना मीटर का है, 10 मीटर का, ये कितना है, 10 मीटर का कोई वस्तु है। ठीक है, अगर यह वस्तु 10 मीटर का है तो ये सोचता है कि हम एक ऐसा दर्पण कीन के लाए जिसमें हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। तो किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका जो दर्पण की ऊंचाई होगा, दर्पण की जो हाइट होगा, इस वस्तु की हाइट की आधा होगा। ठीक है, अगर इस वस्तु का हाइट 10 मीटर है तो यह कितना मीटर का दर्पण कीन के लाएगा जिसमें यह अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। तो अगर इस वस्तु का हाइट 10 मीटर है तो दर्पण का हाइट कितना होना चाहिए, 5 मीटर, क्योंकि हाइट के आधे प्रतिबिंब जब लाएंगे तभी अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। अगर समझिए कोई आदमी 100 मीटर का है, यह छड़ इतना लंबा हो गया, 100 मीटर का है, तो अब कहेगा कि हम इतना सा प्रतिबिंब लाए तो उसको दिखेगा नहीं, खाली पैरवा दिखेगा या तो नकवा या कानवा दिखेगा। ठीक है, तो उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 100 मीटर का जो आदमी है, वो आदमी का 50 मीटर के लिए 50 मीटर ही क्या चाहिए, आपका दर्पण चाहिए। अगर वो मार्केट में जाता है, 50 मीटर का दर्पण लेके आता है और उसके सामने जब खड़ा होता है तो वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाता है। और जैसे ही 50 मीटर से नीचे प्रतिबिंब आया तो क्या होता है, वो अपना पूरा प्रतिबिंब नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की हाइट होगा, जो ऊंचाई होगा, वो वस्तु की ऊंचाई से क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, जो वस्तु की ऊंचाई से क्या होगा, आधा होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं 8 नंबर में कि समतल
दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई से आधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधी होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है, इसकी विशेषता। और इसकी विशेषता एक बार हम फिर से बता रहे हैं कि देखो, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो बताइए ये प्रतिबिंब रियल में नहीं ना मिलता है, ये क्या आभासी क्या होता है? आभासी में मिलते हुए प्रतीत होता है। तो हम कहते हैं कि जो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है क्या होता है? आभासी होता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और जो प्रतिबिंब आभासी होता है उसको हम पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, अब समझिए कि समतल दर्पण में जो वस्तु का ऊंचाई होता है उतना ही ऊंचाई किसका होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। अगर समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई h के मान कितना हो जाएगा? 10 मीटर, तो इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ये 10 मीटर कैसे हुआ कि अगर ये वस्तु दर्पण से इतना आगे है तो इसका प्रतिबिंब में क्या होगा? दर्पण से इतना ही पीछे होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना आगे रहता है इसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही क्या होता है? पीछे बनता है। छठा नंबर, इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा बनता है। कहने का अर्थ हुआ ये हाथ उठाएं तो ये हाथ लौटेगा, ये उठाए तो ये लौटेगा। इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अब समझिए 7 नंबर में, समतल दर्पण में कोई वस्तु भी वेग से आ रहा है तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? टू भी वेग होगा। हम यहाँ बताए थे कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ये वस्तु का वेग b है, तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? 2 गुने v होगा। यानी कि इसका 10 होगा तो 2 गुने 10 कितना होगा? 20 हो जाएगा इसका स्पीड। अब समझिए 8 नंबर में, समतल दर्पण को अगर समतल दर्पण में हमको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो मेरी जो हाइट होगा, इस हाइट की आधी ऊंचाई के प्रतिबिंब लेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं कि समतल दर्पण में हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो यह है, आपको समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा चुके हैं और उसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसकी पूरी विशेषता है। ठीक है, अब समझिए इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अगर इससे संबंधित आपको 2-3 प्रश्न पूछेगा, वो 2